देखिए डिसकनेक्ट हो गया था, कोई ना कोई कॉल चली आती है एंड विद द रिजल्ट द वीडियो गेट्स डिसकनेक्टेड. दिस वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी इरिटेटिंग एज वेल. तो अब देखिए यहाँ पर जब ये बात बताता है कि अरिस्टोक्रेसी डीजेनरेट्स इनटू ओलिगार्की, अर्थात जहाँ पर सद्गुणियों का शासन अच्छे से बुरे की ओर जाता है, फ्रॉम गुड टू बैड जाता है, और कहता जाता ही है. इट इज़ नॉट दैट अरिस्टोक्रेसी विल ऑलवेज रिमेन अरिस्टोक्रेसी, अर्थात उसमें भी पतन जब होने लगता है तो वो वर्गतंत्र में परिवर्तित हो जाता है. अर्थात जैसे मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए कि सैन्य जो सेना के कार्यों में जो निपुण है, अर्थात सेनापतियों का जैसे शासन है, मिलिट्री कमांडर्स का जैसे शासन होता है, एक समय तो उनमें यह रहता है कि शासकीय सत्ता उनके हाथ में आती है. सो दे आर मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री. वो अपने देश को, अपने समाज को की रक्षा करने की भावना से प्रेरित होते हैं. शत्रुओं को पराजित करना है और जनता को रक्षा, ये सुरक्षा प्रदान करना है. लेकिन अरिस्टोटल कहता है एक समय ऐसा भी आता है जब ये धीरे धीरे शासन करते हुए इनकी प्रवृत्ति बन जाती है कि अब तो हम शासन के व्यक्ति हो गए हैं. अर्थात दैट गवर्नमेंट that it is my right to remain in the government, that a proper and a legitimate government will be one that is carried on by the military commanders. और देख लीजिए आज के समय में यही हो भी रहा है, हमारे ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. देर इज़ म्यांमार, जस्ट अ वेरी क्लोज नेबर ऑफ आवर कंट्री. वहाँ पर आप जानते हैं कि दैट मिलिट्री गवर्नमेंट हैज़ कम इन टू प्लेस. पहले भी था उनके यहाँ और आज भी. पहले 80 के दशक में हुआ करता था. आंग सांग सूकी जब थी, जब ये लोकतांत्रिक ये नेता के रूप में जब उभरी और वो वहाँ की प्रधानमंत्री बनी, उससे पहले इट वॉज बीइंग रूल्ड बाय द मिलिट्री गवर्नमेंट, जिसको हम जुनता कहते हैं. तो इसलिए अरिस्टोटल कहता है एक समय तो ऐसे कुलीन तंत्रियों का स्वागत करती है जनता, लेकिन कालांतर में जब इनकी प्रवृत्ति में गिरावट आ जाती है, ये एक प्रकार से तानाशाही के स्तर पर आ जाते हैं, तब कहता है वो वर्गतंत्र में परिवर्तित हो जाता है, डीजेनरेट्स इनटू ओलिगार्की. तीसरा जो वो बताता है कि अर्थात कुछ व्यक्तियों का शासन, अर्थात कुछ व्यक्ति कौन सा होगा, कहता है मिश्रित व्यवस्था होती है. मिश्रित प्रकार की व्यवस्था जिसमें धनिक तथा निर्धन दोनों वर्ग सम्मिलित होकर एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था का निर्माण करते हैं. इसीलिए वो कहता है वो संविधान तंत्र है. दैट इज अ गवर्नमेंट दैट इज रूल्ड, दैट इज कैरिड ऑन एज पर द नॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए वो संविधान तंत्र कहता है या पॉलिटी कहता है, जहाँ पर धनिक और निर्धन वर्ग दोनों साथ मिलकर काम करते हैं. वो कहता है वो बहुत अच्छी व्यवस्था है और वो सबसे व्यवहारिक व्यवस्था बताता है. थोड़ा ध्यान यहाँ रखने की जरूरत है. पॉलिटी को, संविधान तंत्र को अरस्तु अपने वर्गीकरण में सबसे व्यवहार परक शासन व्यवस्था बताता है. इट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल टाइप ऑफ गवर्नमेंट. सबसे व्यवहारिक शासन व्यवस्था होती है संविधान तंत्र, जबकि सर्वोत्तम शासन व्यवस्था वो बताता है राजतंत्र को. हियर यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं. अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी और ओलिगार्की. तो अगर हमें पता है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी, दैट इज मोनार्की. लेकिन अगर प्रश्न ये आता है विच इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, देन इट इज़ पॉलिटी. तो कहता है कि ये पॉलिटी भी, ये संविधान सम्मत जो शासन व्यवस्था होती है, कालांतर में उसमें भी गिरावट आने लगती है. और कहता है ये गिरावट होते होते यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो संविधान तंत्र भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाता है. इट डीजेनरेट्स, इट टर्न्स इनटू मोबोक्रेसी. लेकिन वो नाम क्या देता, मोबोक्रेसी नहीं देता है. ही गिव्स इट द नेम ऑफ डेमोक्रेसी. वो लोकतंत्र कहता है. तो अर्थात संविधान तंत्र की गिरावट लोकतंत्र में हो जाती है. सो अरिस्टोटल डज नॉट हैव अ वेरी फेवरेबल ओपिनियन अबाउट डेमोक्रेसी. लोकतंत्र को लेकर उसकी बहुत अच्छी धारणा नहीं है, क्योंकि बताता है व्हाई इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेसिकली अ government by lawless people. No one cares to discipline himself or oneself in such a government, because everyone
थिंग्स दैट ही और शी इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे हमने कहा, वो एक मिश्रित शासन व्यवस्था होती है। वहाँ पर धनिक तंत्र भी है और निर्धन तंत्र भी है। विद द रिजल्ट अ पॉपुलर फीलिंग अराइजेस अमंग द मासेस दैट सी आई एम द गवर्नमेंट, आई एम ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और आई एम द स्टेट एंड एवरीबडी इज डिमांडिंग अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम द गवर्नमेंट। हर एक व्यक्ति को हिस्सा चाहिए सरकार से। तो कहीं ना कहीं कहता है कि इट टर्न्स इनटू अ कंपटीशन, इनटू एन अनहेल्दी कंपटीशन, अर्थात ये बड़ा एक अस्वस्थ प्रतियोगिता में परिवर्तन हो जाता है, जहाँ पर जो धनिक वर्ग है वो सोचता है कि मेरे पास तो धन की शक्ति है, इसलिए मेरा ये अधिकार है मैं शासन करूं। जो निर्धन वर्ग है वो ये समझता है कि मुझे शासन की शक्ति मिली है इसलिए कि मेरे साथ कोई अन्याय ना कर सके, मेरे साथ कोई अत्याचार ना कर सके, और इसलिए वो धनिक जो वर्ग है उसको वो जल्दी स्वीकार करने को तत्पर नहीं होता है। Therefore, he says, Aristotle says that this government, this polity degenerates into democracy, अर्थात जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में it is a free for all, अर्थात सबके लिए खुला मैदान है, जो चाहे जैसे खेले। So there is no rules of the game that is applied to the game, खेल का कोई नियम नहीं रह जाता। It becomes you can say it becomes a game without a discipline, ऐसा खेल होता है जिसमें कोई अनुशासन नहीं, जिसमें कोई रेफरी नहीं है। तो जो लॉ के बारे में लोग पढ़ते हैं, स्टेट ऑफ नेचर को जैसे डिफाइन करता है, इट वॉज अ ग्लोरियस पीरियड, इट वॉज अ गोल्डन पीरियड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन और ह्यूमन हिस्ट्री। लेकिन कालांतर में उसका पतन हो जाता है। कालांतर में उस स्वर्णिम अवस्था का पतन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप को अहम ब्रह्मोस्मि समझता था। हर व्यक्ति ये अधिकार मानता था कि मैं दूसरों के बारे में बताऊँगा कि दूसरे लोग कहाँ दोष कर रहे हैं, कहाँ त्रुटि कर रहे हैं, लेकिन स्वयं को नहीं देखता था। तो इसी तरह से अरिस्टोटल ने भी कहा, यात्रा तो अच्छी भावना से आरंभ हुई, बहुत सबसे व्यवहारिक धरातल पर ये यात्रा, संविधान की यात्रा, ये राज्य की यात्रा आरंभ होती है, जिसमें समाज के दो बड़े प्रभावशाली वर्ग मिलकर शासन व्यवस्था चलाते हैं, लेकिन कालांतर में ये अपने अपने स्वार्थों से ग्रसित होकर ये पतन की ओर चले जाते हैं। सो दिस इज द classification of Aristotle given by Aristotle. It is a classification of the state, or you can also say it is a classification of the constitutions. हमने बताया कि overlappingly इस शब्द का प्रयोग किया गया है। आप इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को आप you have already studied very well in junior classes. BA में भी आपने पढ़ा होगा। There is nothing so new about it. लेकिन why अब बात ये आती है कि why do we still remember Aristotle's classification? Why this classification still is very important for us? The reason being, the answer lies in the fact that what classification was given by Aristotle about 3000 years back from now, it still holds a great relevance even up to the present stage. आज की अवस्था तक, आज के समय तक अरस्तु के द्वारा दिया गया 3000 वर्ष पूर्व ये जो शासन व्यवस्था का या राज्यों का वर्गीकरण कह लें या संविधानों का वर्गीकरण, इसका महत्व आज भी है। बिकॉज इन मॉडर्न टाइम्स देर आर मेनी स्कॉलर्स हु हैव गिवन देयर व्यूज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम्स। भले ही राज्य नाम का शब्द प्रयोग नहीं होता है, राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग किया गया है। और कौन कौन, जैसे लीकॉक ने प्रेजेंटेशन दिया, अपना प्रेजेंट किया क्लासिफिकेशन, मैरियट ने क्लासिफिकेशन दिया है, कॉट्स्की ने अपना क्लासिफिकेशन दिया है, इसके अतिरिक्त डेविड एप्टर ने भी बताया है क्लासिफिकेशन के विषय में, गार्नर ने भी बताया है। सो देयर आर सेवरल स्कॉलर्स इवन ड्यूरिंग द मॉडर्न टाइम्स, जब ये पूरा आपके लिए आधुनिक युग आरंभ हो रहा था, उस समय मैकियावेली ने भी क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स के बारे में कहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कहा था। मैकियावेली ने भी फिर हॉब्स ने भी प्रेजेंट किया था क्लासिफिकेशन, मॉन्टेस्क्यू ने भी दिया था। सो देयर आर सो मेनी स्कॉलर्स have spoken about the classification of the states or the classification of the governments from time to time. So, but why